हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, अपने इस मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में, जिसको मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रख के बनाया है, तो इस कड़ी में आज हम मई 2024 के एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि एनवायरनमेंट हमारे यूपीएससी एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। 2013 के बाद से ऐसा कोई भी साल नहीं हो जिसमें कि 11 से कम क्वेश्चन पूछे गए हों। तो हर साल मिनिमम 11 क्वेश्चन अभी तक इन्वायरमेंट से पूछे गए हैं। तो इसलिए ये सेक्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए मैंने जनवरी 2024 से लेके मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर करने का एक ये सीरीज शुरू किया है, जिसमें आज हम मई 2024 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं दोस्तों, आप सबको याद दिला दूं कि अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सीधा अपने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो दोस्तों, मई महीने में जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो हम क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में देखें तो ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट का हेडिंग है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 रिपोर्ट। देखिए, ये जो रिपोर्ट है वो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के आधार पे बनाया गया है। इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 120 कंट्रीज को इवेल्युएट किया जाता है। तो इसलिए क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जो टॉपिक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब अगर हम इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स की बात करें तो इंडिया की रैंक 63rd निकल के आई है। आपको मैं बता दूं कि 2023 में इंडिया की रैंक 67 थी। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के रैंक में सुधार हुआ है। और इस रैंक में सुधार का मतलब ये है कि हम अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जो हमारा ट्रांजिशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप फाइव परफॉर्मर्स में आपके स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है और फ्रांस है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक 8 ऐसे देश हैं जिन्होंने 2022 में नेट जीरो एमिशन को कंप्लीट कर लिया है। इसमें आप भूटान को देख सकते हैं, गैबॉन देखेंगे, मेडागास्कर देखेंगे और पैनमा देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन सारे देशों का आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी आप इन सारे देशों का लोकेशन एक बारी मैप पे जाके देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, हमने देखा कि इस ये जो अभी रिपोर्ट है वो एनर्जी ट्रांजिशन के आधार पे बनाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि एनर्जी ट्रांजिशन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, एनर्जी ट्रांजिशन और कुछ भी नहीं है कि अगर हमने अपने एनर्जी प्रोडक्शन को उन सोर्सेज से शिफ्ट कर लिया जिन सोर्सेज से बहुत ज़्यादा जीएचजी यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, तो इसी को हम एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेके अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ अपने एनर्जी प्रोडक्शन को शिफ्ट कर लिया, तो इसी को हम एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं। अगर हम इंडिया के स्टेटस की बात करें इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, तो दुनिया भर में इंडिया चौथा सबसे बड़ा देश है जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। 2014 में देखिए दोस्तों, हमारे देश में 76.37 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी थी। लेकिन 2024 में हमने लगभग ढाई गुना बढ़ा के इसको 193.58 गीगावाट कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि हमने किस तरीके से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट किया है। अब इंडिया ने इस एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स को भी फैसिलिटेट किया है। उसमें हम देखते हैं नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है जिसमें हम एथेनॉल और बायोडीजल के यूज़ को प्रमोट करने की बात करते हैं। फिर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 है। अब मैं आपको यहाँ पर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये दरअसल दोस्तों एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं, ये जितना भी अपना एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेंगी तो अपने इस परचेज का इनको सर्टेन परसेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से खरीदना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी को हम रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन कहते हैं। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक कंपनी है एबीसी, इसने 100 गीगावाट का एनर्जी परचेज किया है। तो अब इस 100 गीगावाट की एनर्जी में से इसको कुछ परसेंट, मान लीजिए 15% की जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से खरीदनी पड़ेगी। ऐसा इस कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन है। हम इसी को आरपीओ कहते हैं, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन कहते हैं।
तो ये दोस्तों हमारा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में न्यूज़ था। अब अगला जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो है मैंग्रोव्स कंजर्वेशन के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 50% ऑफ जो जितने मैंग्रोव इकोसिस्टम हैं उनको या तो वल्नरेबल या एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। अब ये तीनों जो कैटेगरी हैं ये आपके IUCN के द्वारा दिए जाते हैं। IUCN में भी एक रेड लिस्ट होता है, इस रेड लिस्ट में ये सारी कैटेगरीज आती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है दोस्तों, क्योंकि मैंग्रोव इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या है इंपॉर्टेंस, हम अभी आगे देखेंगे। देखिए, जो मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ साउथ इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, इन सारे मैंग्रोव इकोसिस्टम को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो इस न्यूज़ का हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये है कि हम मैंग्रोव इकोसिस्टम के महत्व को देखते हुए इस मैंग्रोव इकोसिस्टम पे जो भी थ्रेट आ रहा है, वो जो इतने डेंजर कैटेगरी में क्लासिफाई हो रहे हैं, तो उसके बारे में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैंग्रोव इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो मैंग्रोव इकोसिस्टम के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले देखिए तो वो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। दोस्तों मैंग्रोव जो है वो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तुलना में 3 गुना ज़्यादा अपना योगदान देता है। इसका मतलब ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जितनी मात्रा में कार्बन को स्टोर करते हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव इकोसिस्टम या मैंग्रोव जो है ये कार्बन को स्टोर करते हैं। तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ये कोस्टल कैलामिटीज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आप ये देख सकते हैं इन मैंग्रोव्स को। ये जो मैंग्रोव्स है, ये जब भी कोई तटीय बाढ़ आती है या तटीय कैलामिटी आती है, तो ये तट पे जो भी लोग रहते हैं उनके लिए एक बैरियर का काम करते हैं और ये बैरियर उनकी रक्षा करता है। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी मैंग्रोव इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंग्रोव इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। अब मैं मैंग्रोव के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ। दोस्तों जो मैंग्रोव है, ये मैंग्रोव दरअसल हेलोफाइट्स हैं। हेलोफाइट्स का मतलब होता है कि ऐसे पेड़ पौधे जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया में भी रह सकते हैं। हेलो का मतलब ही सॉल्ट होता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो मैनग्रोव्स हैं वो हेलोफाइट्स हैं। और मैनग्रोव में सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, ये छोटे छोटे इनके जो रूट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे आपको रूट्स दिख रहे हैं, इनको हम न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। और इसी के माध्यम से ये जो मैंग्रोव्स हैं, इसी के माध्यम से ये ब्रीदिंग करते हैं, इसी के माध्यम माध्यम से ये अपने ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि मैंग्रोव इकोसिस्टम पे थ्रेट्स क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहला थ्रेट तो मैंग्रोव इकोसिस्टम पे क्लाइमेट चेंज का है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो स्टॉर्म्स है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है, सी लेवल का राइज हो रहा है, तो इसकी वजह से मैंग्रोव इकोसिस्टम खतरे में आ रहा है। फिर डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज से तो लगभग सारे इकोसिस्टम को ही खतरा है, तो मैंग्रोव भी इससे नहीं बचे हुए हैं। अब डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज की वजह से मैंग्रोव्स को काट के हटाया जा रहा है। अब मैंने आपको बताया कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इनके महत्व को देखते हुए डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है। और फिर पोल्यूशन की वजह से ही इस इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो जब इनको इतने सारे थ्रेट्स हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो मैंग्रोव के कंजर्वेशन के लिए लाए गए हैं। तो यहाँ पे मैं दो इनिशिएटिव्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। एक तो है मिष्टी स्कीम, इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम। तो इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था। और इस स्कीम का उद्देश्य है कि जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको मैंग्रोव के प्लांटेशन में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। और दूसरा इनिशिएटिव दोस्तों, आप ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस देख सकते हैं। ये अलायंस इन सारे ऐसे कंट्रीज का ग्रुप है जहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, इंडिया है, श्रीलंका है ना, आपने मॉलडीव्स के बारे में देखा था। इन सारे देशों देशों का ये अलायंस है, जो कि कम्युनिटी एक ग्रुप बना के मैंग्रोव के कंजर्वेशन पे काम करता है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इस महीने में निकल के आता है दोस्तों, वो है हीट वेव।
तो हीट वेव के बारे में आपको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो हीट वेव एक ऐसा फिनोमेना होता है जो कि किसी भी जगह पे वहाँ के नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण होता है। यानी कि इस जगह पे, ये जो आप अपनी तस्वीर में देख सकते हैं, अगर इस जगह का नॉर्मल टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, इससे अगर ज़ा- बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मान लीजिए 40 डिग्री हो गया या 45 डिग्री हो गया टेम्परेचर, तो हम इसको हीट वेव की संज्ञा देते हैं। ठीक है। अब हीट वेव जो होता है वो अलग अलग टेम्परेचर पे, मतलब प्लेस टू प्लेस ये डिफर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्लेस का ए का टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर ही अगर 38 डिग्रीज है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो हीट वेव है उसका क्राइटेरिया अलग हो जाएगा। अगर किसी बी प्लेस पे हीट वेव 25 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसी स्थिति में जो हीट वेव की कंडीशन होंगे वो अलग होंगे। तो हीट वेव्स जो हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टेम्परेचर्स पे डिक्लेयर किए जाते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, जो हिली रीजन होता है, हिली रीजन में अगर 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है तो फिर वहाँ पे हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। वहीं प्लेन्स में आप देखेंगे तो 40% या उससे ज़्यादा टेम्परेचर चला जाए तो प्लेन्स में हीट वेव को डिक्लेयर किया जाता है। तो कैसे देखा आपने फिर कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पे हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए टेम्परेचर का जो पैरामीटर है वो अलग अलग है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी भी प्लेस पे 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ का नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर किसी भी प्लेस का टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाए। अब हम देखते हैं फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन से हैं जो हीट वेव के लिए उत्तरदायी हैं। तो सबसे पहला, एक हाई प्रेशर सिस्टम हीट वेव को बनाता है। हाई प्रेशर सिस्टम कहने का मतलब कि एंटी साइक्लोन के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों देखिए, जहाँ पे भी हाई प्रेशर सिस्टम होता है वहाँ पे हवा नीचे की तरफ उतर रही होती है, और जब हवा नीचे की तरफ उतरती है तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इस ऐसे में क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसे में रेनफॉल नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो स्काई होता है वो बहुत क्लियर होता है, और क्लियर स्काई होने की वजह से बहुत ही इंटेंस सनलाइट ग्राउंड पे आता है, और इससे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो हीट वेव के लिए जिम्मेदार बनती है। फिर ड्राई वेदर एंड लो सॉइल मॉइस्चर है, यानी अगर सॉइल में मॉइस्चर ही नहीं है और वेदर बहुत ड्राई है तो जो तापमान है, आपने देखा होगा कि गूगल पे जब आप कभी कभी गर्मी के दिनों में टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो ऐसे लिखता है कि टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेल्सियस बट फील्स लाइक 42। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि उस टाइम पे मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है। फिर हम देखते हैं हॉट ड्राई विंड्स हैं, जैसे लू देखिए आप नॉर्थ इंडिया में, तो इसकी वजह से भी हीट वेव्स आते हैं। फिर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हमें शहरों में देखने को मिलता है, वो भी हीट वेव के लिए जिम्मेदार होते हैं। दरअसल अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में होता यह है कि जो भी शहरों की बिल्डिंग्स हैं वो अपने कंक्रीट में हीट को ट्रैप कर लेती हैं। रात में शहर जितना ठंडा होना चाहिए उतना ठंडा नहीं हो पाता, तो इस वजह से हीट वेव का कंडीशन बनता है। फिर हम देखते हैं स्टेबल एटमॉस्फेयर जो होता है, तो इसकी वजह से जो वर्टिकल मिक्सिंग होती है एयर की वो नहीं हो पाती, और जो हीट है वो सरफेस के पास ही रिमेन, मतलब बचा रह जाता है, तो इस वजह से भी हीट वेव के कंडीशंस बनते हैं। तो ये फेवरेबल कंडीशंस थे जो हीट वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोस्तों हमने हीट वेव के बारे में देखा। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नॉर्वेस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों इंडिया अपने देश में पहला एक रिसर्च टेस्ट बेड को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है जो कि नॉर्वेस्टर्स की स्टडी करेगा। अब नॉर्वेस्टर्स की स्टडी करेगा तो हमारे लिए जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार नॉर्वेस्टर्स हैं क्या। तो देखिए, नॉर्वेस्टर्स और कुछ नहीं है, ये लोकल विंड्स हैं जो कि हमारे देश में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हर एक समर में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इन नॉर्वेस्टर्स की वजह से थंडर स्टॉर्म्स आते हैं इन सारे क्षेत्रों में। दोस्तों, नॉर्वेस्टर्स को स्टडी करने के लिए जो रिसर्च टेस्ट बेड को डेवलप करने की बात की जा रही है, इसमें 3 एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। एक आईएमडी है, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। और तीसरा, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग दिल्ली। तो ये 3 एजेंसीज इस रिसर्च टेस्ट बेड में इन्वॉल्व होंगी। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे नॉर्वेस्टर्स के बारे में। तो हमने देखा कि नॉर्वेस्टर्स लोकल विंड्स हैं जो थंडर स्टॉर्म्स लाते हैं हमारे देश के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में। अब इस नॉर्वेस्टर्स के अलग अलग नाम हैं अलग अलग क्षेत्रों में। फॉर एग्जाम्पल, अब बंगाल में देखेंगे तो इसको काल बैशाखी कहते हैं। आपने एनसीईआरटी में इसको जरूर पढ़ा होगा जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे।
फिर असम में इसको बारदोली चीरा कहते हैं। ठीक है। अगर हम नॉर्वेस्टर्स के इन्फ्लुएंस की बात करें तो इसके दो तरीके के इन्फ्लुएंस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अगर हम नॉर्वेस्टर्स के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की बात करें दोस्तों, तो नॉर्वेस्टर्स की वजह से जो बारिश होती है ये प्री खरीफ क्रॉप्स जैसे कि जूट हो गया, पैडी हो गया, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनके लिए अच्छे माने जाते हैं। वहीं इनके नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये अपने नेचर में बहुत नोटोरियस होते हैं और इनकी वजह से बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टोर्नेडोज आते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। तो ये नॉर्वेस्टर्स थे। अब नॉर्वेस्टर्स की तरह और भी अलग अलग लोकल वेंट्स हैं जिनके अलग अलग हमारे देश में नाम है। आप उत्तर भारत में लू के बारे में देखते हैं, आंधी देखते हैं, कि कर्नाटक और केरला में मैंगो शावर देखते हैं। फिर ऐसे ही केरला में चेरी ब्लॉसम है। अब देखते हैं चेरी ब्लॉसम जो है ये कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा, ये जो लोकल विंड है ये कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ऐसे अलग अलग नाम हैं। तो ये हमने नॉर्वेस्टर्स के बारे में देखा। अब हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज इफेक्ट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्तों, ये टॉपिक चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने इस बात के तरफ इशारा किया था कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट है वो कम हो रहा है। अब देखते हैं कि ये कैसे कम होता है। दोस्तों, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो ये एडवर्स वेदर इवेंट्स को जन्म देता है और इस एडवर्स वेदर इवेंट्स की वजह से हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे इम्पैक्ट पड़ता है तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। अब इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको भी इम्पैक्ट करता है। अब ये नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? देखिए, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत ही जस्ट राइट रेट है। जस्ट राइट मतलब कि ना ये बहुत ज़्यादा रेट है, सॉरी, ना ये बहुत ज़्यादा है, ना ही ये बहुत कम है। ये एक ऐसा रेट है जिसपे इकोनॉमी बहुत ही स्मूथली रन करती है। ठीक है, माफ कीजिएगा। ये एक ऐसा रेट है जिस पे इकोनॉमी बहुत ही स्मूथली रन करती है। अगर ये रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे इन्फ्लेशन आता है, और जब नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट आता है, मंदी आती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज का जो मॉनेटरी पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसके लिए, इससे निपटने के लिए हमें ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो हमारे देश में कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन के लिए जिम्मेदार है, हम एक बार उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में 100% एफडीआई को अनुमति दे दी गई है, और वो भी ऑटोमेटिक रूप से। अब देखिए, एफडीआई जो होते हैं इसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये दो तरीके से आते हैं, एक होता है गवर्नमेंट रूट, दूसरा होता है ऑटोमेटिक रूट। तो ऑटोमेटिक रूट में किसी भी कंपनी को एफडीआई करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही गवर्नमेंट रूट में सरकार से अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। तो हमने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में बिना सरकार की अनुमति के 100% एफडीआई वाले एफडीआई को मंजूरी दे दी है। फिर हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड भी बनाया है, ताकि हम जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से कैलामिटीज आ रही हैं उनको हम उनको मिटिगेट कर सकें। फिर हमने देखिए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स चला अनाउंस किया है 2022 के बजट में। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स दोस्तों और कुछ नहीं है, ये एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है। यानी एक तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से पैसा उधार लिया जाता है, और ये पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए उधार लिया जाता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो यानी अगर हमने कोई इसी किसी पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे प्रोजेक्ट के लिए उधार लेना है, डेट लेना है, तो हम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं आगे कार्बन फार्मिंग के बारे में। कार्बन फार्मिंग क्या होता है? तो ये दोस्तों फार्मिंग का एक ऐसा मेथड है जो कि सॉइल में और प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को स्टोर करने पे बल देता है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस को भी रिड्यूस करने की बात करता है। अब इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट को तो हेल्प मिलता ही है, साथ ही साथ ये इस बात पे भी जोर देता है कि सॉइल की हेल्थ जो है वो खराब ना हो और बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे। तो एक तरफ तो ये सॉइल और प्लांट्स में कार्बन को स्टोर करने की भी बात करता है, और साथ ही साथ इस बात को भी इंश्योर करता है कि सॉइल के हेल्थ पे और बायोडाइवर्सिटी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े। ठीक है, चलिए, तो इसी को हम कार्बन फार्मिंग कहते हैं। आपको देखिए इन सारे टर्म से एक बार यूज टू होना जरूरी है। अब मैं समझ सकता हूँ कि अगर ये आपको याद ना रहे, लेकिन देखिए यहाँ पे आपने एक बार ही पढ़ लिया, फिर जब आप एग्जाम में जाएंगे और क्वेश्चन आएगा तो आप जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको स्ट्राइक करेंगी वहां पे। सेम चीज मेरे साथ हुआ था जब मैंने अब 2023 के प्रीलिम्स में शायद एक
ग्रीन वॉशिंग, हाँ, ग्रीन वॉशिंग करके एक क्वेश्चन आया था कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। अब ये मुझे याद नहीं था, लेकिन जब मैंने ऑप्शन पढ़ा तो ऑप्शन की वजह से ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया, क्योंकि मैंने अपने करंट अफेयर्स के रिवीजन के दौरान इसको एक बारी पढ़ा था। सेम चीज आप यहाँ पे करें कि कार्बन फार्मिंग होता क्या है, इसको मोटा मोटा एक बारी समझ ले। जब भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस इस तक हद तक आपको पढ़ना है। चलिए, अब अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट्स, इसको डीएसी प्लस एस प्लांट्स कहते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? दुनिया भर का जो लार्जेस्ट डीएसी प्लस एस प्लांट जो है उसका नाम मैमथ है। इसको आइसलैंड में इसको ऑपरेट करना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये डीएसी एस प्लस प्लांट क्या होते हैं दोस्तों? ये ऐसे प्लांट्स हैं जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कैप्चर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये अब प्लांट आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के दाईं तरफ। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैमथ प्लांट है ये अपनी तरह का दूसरा ऐसा प्लांट है दुनिया भर में। जो पहला कमर्शियल ऐसी फैसिलिटी थी वो थी ऑर्का, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज कीलिंग कर्व के बारे में। कीलिंग कर्व क्या होता है दोस्तों? कीलिंग कर्व एक ऐसा ग्राफ है जो ये बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओवर टाइम कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसमें इसको कंटिन्यूअसली मेजर किया जाता है। इसको सबसे पहले चार्ल्स डेविड कीलिंग ने 1958 में मेजर किया था, मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी जो कि हवाई में है वहां पे। इसलिए इन्हीं चार्ल्स डेविड कीलिंग के नाम पे इसको कीलिंग कर्व कहा जाता है। तो आप इस ग्राफ से देख रहे हैं कि लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कीलिंग कर्व था, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अब हम बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज में, जहां पे हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो दुनिया भर का तीसरा लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन गया है। दोस्तों दरअसल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 को रिलीज किया गया था एम्बर नामक एक थिंक टैंक के द्वारा। तो इस रिपोर्ट में इंडिया को तीसरा लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर के रूप में एड्रेस किया गया। अब इंडिया ने जापान को ओवरटेक किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। दोस्तों करेंट ये है कि स्पेन जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां मेंबर बन चुका है। अगर हम आईएसए के बारे में बात करें तो इसको 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको ऑफिशियली स्टैब्लिश 2017 में किया गया था। ठीक है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम जो कि इंडिया में है वहाँ पे है। अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है 2030 तक 1000 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना सोलर एनर्जी के सेक्टर पे। ये आप ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा शुरू किए गए हैं। उसमें से आप देखेंगे एक है वन सन, माफ कीजिएगा ये SON नहीं, ये SUN। चलिए, वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। फिर ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है। फिर हम देखते हैं स्टार सी प्रोजेक्ट है, वो भी इसके द्वारा ही शुरू किया गया। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में इतनी बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। अब इसको रिलीज किया है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने। ये आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगर इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स की बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राइनोसोरस और केदार के पेड़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड एनिमल और प्लांट स्पीशीज हैं जिसका कि क्लाइमेट जो जिस पे बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। वाइल्ड लाइफ क्राइम से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड स्पीशीज राइनोसोरस है, और प्लांट की बात करें तो केदार है। तो इसलिए ये वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट चर्चा में रहा था, और इसको कौन रिलीज करता है ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ब्लू होल के बारे में। तो ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि तामजा ब्लू होल जो है वो उसको वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल डिक्लेयर किया गया है। इस तामजा ब्लू होल की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये मेक्सिको के चेटुमल बे में है। अब आपको इस लोकेशन को जाके मैप पे ढूंढना है, आपको इस लोकेशन को याद करना है। क्योंकि देखिए, मैप कहीं से भी ऐसे ही नहीं पूछता जाता, उसका कुछ करंट कॉन्टेक्स्ट होता है। और करंट कॉन्टेक्स्ट में ही या तो उसका जियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है या इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से उसका बैकग्राउंड होता है। तो कुछ ना कुछ उसका करंट में ज़रूर चल रहा होता है, तभी वो आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको मेक्सिको के चेटुमल बे को लोकेट करना है अपने मैप पे इस वीडियो के बाद।
ठीक है। अगर हम ब्लू होल के बारे में बात करें तो ब्लू होल दरअसल दोस्तों वाटर के अंदर एक गुफा की तरह होता है। ये आप अपने तस्वीर में देख सकते हैं, एक होल होता है जो वाटर में होता है। अब ये कोस्टल एरियाज में हमें देखने को मिलता है, और ऐसे कोस्टल एरियाज में जहाँ का जो बेडरॉक है वो इरोजन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। प्रोन कहने का मतलब जहाँ पे इरोजन आसानी से हो जाता है, तो ऐसे बेडरॉक में हमें ब्लू होल देखने को मिलता है। तो ये ब्लू होल था। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैटगे क्रेटर के बारे में। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये है बैटगे क्रेटर। दोस्तों इसके लोकेशन की बात करें तो ये साइबेरिया जो कि रशिया में है वहां पे लोकेटेड है। इसको हम गेटवे टू अंडरवर्ल्ड या डोरवे टू हेल भी कहते हैं। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब परमाफ्रॉस्ट क्या होता है मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो चीज़ें होती है वो हर महीने में लगभग 50 to 60% चीज़ें रिपीट होती है। 40% ही चीज़ें ऐसी होती है जो किसी हर महीने में नया करंट अफेयर्स होती है। बाकी वो पिछली चीज़ें ही वो बार बार रिपीट होकर हर महीने आती रहती है। तो ये दोस्तों जो बैटगे क्रेटर है ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर। अगर हम करंट की बात करें दोस्तों तो इसके एरिया में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो ये दोस्तों इस महीने का आपका हमारा लास्ट का इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में मैं आपसे मैं जून महीने के जनवरी 2024 के जून महीने के इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के साथ मिलूंगा। और आप मेरे बाकी भी जो भी करंट अफेयर्स की वीडियोस है उसको विजिट करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये सेशन बेनिफिशियल रहा है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।